ये इन्वेस्टमेंट प्लान आपको हेल्प करता है ताकि रिटायरमेंट के बाद आप स्ट्रगल ना करो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अकाउंट क्रिएट करते समय चूज कर सकते हो कि आपको कौन से फंड के साथ जाना है, और आप हर 12 महीने पे एक बार आप चाहो तो अपने फंड मैनेजर को चेंज भी कर सकते हो। अब ये जो फंड मैनेजर्स हैं वो किस कैटेगरी में कितना पैसा आपका एलोकेट कर सकते हैं वो भी आप चुन सकते हो। उसके भी 2 ऑप्शन हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी8 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस भाई अनुराग तिवारी पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जो रिटायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको ईपीएफ और पीपीएफ से भी ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। अगर हम पिछले 15 साल का एवरेज बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% का रिटर्न जनरेट हुआ है हर साल, और इसमें टैक्स बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप इस फंड के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बारे में। वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं एनपीएस के बारे में। और साथ ही लास्ट में नहीं, आज मैं कोई बोनस टिप नहीं देने वाला हूं लास्ट में। आज मैं आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं एनपीएस के बारे में जो उसके लेटेस्ट चेंज पॉइंट से रिलेटेड है। अभी नए कुछ चेंज पॉइंट्स आए हुए हैं, उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसका आपको जानना बहुत जरूरी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उसे देख करके आप एक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लाया गया था, जो कि बाद में 2009 में पीएफआरडीए प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया और उसे सारे कॉमन पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। अब जो चाहे एनपीएस में अपना अकाउंट खुला सकता है, बस उसका एज 18 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, और वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर एनआरआई या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एचयूएफ या कोई भी फर्म एनपीएस नहीं खुला सकता है। हाँ, आप माइनर्स के लिए एज अ पेरेंट और लीगल गार्जियन एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो बच्चे का एज 18 ईयर होने के बाद रेगुलर एनपीएस अकाउंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसे कहां और कैसे खुला सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ई एनपीएस के वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ओपन कर सकते हैं। उस केस में आपको आधार और पैन यूज करना होगा। आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में केवाईसी वगैरह करने के लिए उस पर ओटीपी आता है, आधार बेस्ड ओटीपी मोबाइल के ऊपर, वो आपको अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस में डालना होता है। और सेकंड, आप ऑफलाइन डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच विजिट करके भी एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 2 तरह के एनपीएस अकाउंट ओपन होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। आप सिर्फ टीयर 1 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टीयर 2 अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए टीयर 1 अकाउंट का होना मैंडेटरी है। अभी स्टार्टिंग में इस वीडियो में जो भी बात करूंगा वो टीयर 1 अकाउंट के बारे में अपना फुल डिटेल बात करूंगा, और फिर लास्ट में टीयर 2 में क्या 2-3 चेंज पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। जब आप अपना अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन खुलाते हैं तो आपको एक प्रैन नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाता है। उसी के अगेंस्ट आपका सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो जमा होता रहता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना होता है, तो अकाउंट खोलते समय इसमें आपको मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट खोलना होगा, प्लस आप इसमें एक ट्रांजैक्शन जो करेंगे वो भी मिनिमम 500 रुपए का होना चाहिए, और एक साल में आपको मिनिमम 1000 रुपए इसमें डालना है। वहीं अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो एक साल में कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हैं और कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। अमाउंट और फ्रीक्वेंसी दोनों पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं इसके सबसे मेन फीचर्स के बारे में, जो इसको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बिल्कुल अलग बनाता है, और वो है इसका टैक्स बेनिफिट, जो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों पर मिलता है। तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा करते हैं उस पर आप 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर का एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 के अंदर। तो ये 80C का ही पार्ट है। जैसे आपको 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, प्लस इसमें आपको सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B के अंदर 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, यानी टोटल आपको 2 लाख का एग्जेम्पशन यहाँ मिल गया। थर्ड, आप जहां भी जॉब करते हैं, यानी आपका एम्प्लॉयर भी अगर आपके बिहाफ पर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करता है तो आप सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 के अंदर भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। उसका लिमिट है आपका बेसिक प्लस डीए का 10%। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो बेसिक प्लस डीए का 14%। अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे जमा करेगा तो वो भी आपके नॉन टैक्सेबल इनकम में काउंट होगा, और आप पहले के 2 लाख और ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सबको मिला करके जितना भी आपका अमाउंट बनता है उसके ऊपर आप टैक्स में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो उसमें सिर्फ ये एम्प्लॉयर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। ये था आपका फर्स्ट एग्जेम्पशन। अब सेकंड एग्जेम्पशन की बात करूं तो आप इसके ऊपर जो भी आपका पैसा ग्रो करता है, जितना भी रिटर्न आप अर्न करते हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। आपका सारा जो ग्रोथ है वो टैक्स फ्री होता है। प्लस जब आप मैच्योरिटी पर इसका पैसा विड्रॉ करते हो तो 60% जो आप लंप सम विड्रॉ कर सकते हो वो टैक्स
टैक्स फ्री होता है, प्लस 40% जो आपको एन्युटी बनाना होता है यानी पेंशन की तरह हर महीने मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ये विड्रॉल सिस्टम के बारे में आगे हम डिटेल में भी जानेंगे। अब बात करते हैं कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो पैसा जाता कहां पर है। तो गवर्नमेंट ने 10 फंड मैनेजर एलोकेट कर रखे हैं जो आपके जमा किए हुए पैसे को मैनेज करता है और आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है, जिनके नाम है HDFC पेंशन फंड, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड, LIC पेंशन फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, DSP पेंशन फंड मैनेजर्स, टाटा पेंशन फंड मैनेजमेंट। आप अकाउंट क्रिएट करते समय चूज कर सकते हो कि आपको कौन से फंड के साथ जाना है और आप हर 12 महीने पे एक बार आप चाहो तो अपने फंड मैनेजर को चेंज भी कर सकते हो। अब आपके इन्वेस्ट किए पैसे को ये फंड मैनेजर कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका भी रूल बना हुआ है। फर्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड, सेकंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, थर्ड इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट्स में, और थर्ड आप चूज कर सकते हो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन चूंकि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी होता है इसलिए इसमें आप 5% से ज्यादा फंड एलोकेट नहीं कर सकते हो। अगर मैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दूं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर सिल्वर और गोल्ड के जो ETF होते हैं। अब ये जो फंड मैनेजर्स हैं वो किस कैटेगरी में कितना पैसा आपका एलोकेट कर सकते हैं वो भी आप चुन सकते हो। उसके भी 2 ऑप्शन है, फर्स्ट एक्टिव चॉइस, सेकंड ऑटो चॉइस। तो सबसे पहले हम एक्टिव चॉइस के बारे में बात करते हैं। एक्टिव चॉइस में आप अपने हिसाब से कितना परसेंट किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स है। आइए रूल जानते हैं। आप 50 ईयर्स के एज तक मैक्सिमम 75% ही इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 50 ईयर्स के एज के बाद 2.5% से आपका कंट्रीब्यूशन इक्विटी में घटने लगेगा और 60 ईयर्स के एज तक वो सिर्फ 50% ही बचेगा। और जो भी हर साल आपका 2.5% इक्विटी से डिक्रीज हो रहा है, जो 75% से घट के 10 साल में 50% पे आया है, वो पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता जाएगा। रेस्ट आप जो इस परसेंटेज को कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टॉक्स या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है वो इस रूल के अंदर रहते हुए आप 12 मंथ में 4 बार चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड चॉइस का, जो है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस के अंदर 3 कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी को चूज करिए और आपका फंड मैनेजर उसी हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो आइए उन तीनों कैटेगरी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जो हाई रिस्क लेने वालों के लिए है। इसमें 35 ईयर के एज तक 75% जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और उसके बाद हर साल 4% से घटता है और आपके 55 साल के एज होने तक सिर्फ 15% पैसा बच जाता है जो इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा होता है। सेकंड कैटेगरी है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, ये मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए है। इसमें 35 ईयर्स के एज तक 50% पैसा जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और उसके बाद हर साल 2% से गिरता है और आपके 55 ईयर्स के एज होने तक इक्विटी में सिर्फ 10% पैसा ही इन्वेस्ट होता है। फिर लास्ट कैटेगरी है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, इसमें 35 ईयर्स के एज तक 25% पैसा सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और हर साल 1% से ड्रॉप होता है इक्विटी का शेयर और 55 साल का आपका एज होने तक सिर्फ 5% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा होता है, बाकी पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट हो रहा होता है। अब अगले कंडीशन पे बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी और विड्रॉल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये एक रिटायरमेंट फंड है, तो इसकी मैच्योरिटी जो है वो 60 ईयर्स के एज पर ही होती है। आप इसके पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो तो वो आप 60 ईयर्स का एज होने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपको ऐसे फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ के अर्ली फेज में बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं, पैसा हर जगह खर्च हो रहा होता है। लास्ट में रिटायरमेंट के लिए एक बड़े कॉर्पस, एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट बचा कर रखने के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान आपको हेल्प करता है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आप स्ट्रगल ना करो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 साल का एज होने के बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो जब भी आप मैच्योरिटी अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो आप मैक्सिमम 60% एक बार लंप सम में निकाल सकते हैं, बाकी 40% का आपको एन्युटी खरीदना होगा, यानी उसको आपको मंथली पेंशन के रूप में लेना होगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर 60 ईयर्स के एज तक आपके एनपीएस अकाउंट में 2 लाख या उससे कम जमा हुआ है तो आप पूरा पैसा एक बार में लंप सम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया मैच्योरिटी पे विड्रॉ करने का कंडीशन। लेकिन क्या हो अगर आपको पैसे की जरूरत बीच में पड़ जाए तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। उसका पहला कंडीशन है कि आपका अकाउंट कम से कम 3 साल से रन हो रहा हो, और सेकंड कंडीशन है कि आप उसमें से सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से आप नहीं निकाल सकते हैं। आपका ओन कंट्रीब्यूशन आप 25% तक निकाल सकते हैं 5-5 साल के गैप पर, लाइफ में सिर्फ 3 बार। और वो भी ऐसे नहीं, उसके भी कुछ कंडीशंस हैं, या तो आपको या आपके डिपेंडेंट को कोई क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस हो गया हो, या फिर आपके बच्चों का पढ़ाई या फिर शादी हो, या फिर आप घर खरीदने वाले हो या घर कंस्ट्रक्शन कराने वाले हो, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा टाइम से पहले निकालने का एक और कंडीशन है और वो है प्री मैच्योर एग्जिट, यानी 60 साल से पहले आप एनपीएस अकाउंट ही क्लोज करवा दो। उसके लिए पहला कंडीशन है कि कम से कम आपके अकाउंट को रन होते हुए 5 साल हो गया हो, और आप जब अकाउंट क्लोज करवाओगे तो जितना भी पैसा आपके अकाउंट में रहेगा उसका 20% आप लंप सम ले सकते हो, बाकी 80% का आपको एन्युटी खरीद करके मंथली पेंशन लगाना होगा। लेकिन अगर आप 60
साल से पहले अकाउंट बंद करा रहे हो और आपके अकाउंट में 2.5 लाख या उससे कम रुपए हैं, तो आप पूरा पैसा एक बार में विड्रॉ कर सकते हो। ये सब कुछ हम लोग टीयर 1 के बारे में समझ लिए। अब मैं आपको टीयर 2 का कुछ डिफरेंस बताता हूँ। टीयर 2 एक लिक्विड अकाउंट है, यानी आप इसमें जब मन पैसा डाल सकते हैं, जब मन निकाल सकते हैं, इस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 1000 रुपए से आपका अकाउंट खुलेगा और एक मिनिमम ट्रांजैक्शन आप 250 रुपए का कर सकते हैं। बाकी साल में आपको कितना पैसा जमा करना है, कितनी बार जमा करना है, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट चेंज पॉइंट्स के बारे में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। ये सब कुछ मैंने जो आपको एनपीएस के बारे में बताया अभी, पहले एनपीएस में सिर्फ यही सब सारे रूल्स थे, लेकिन अब इस स्कीम को बोला जाता है कॉमन एनपीएस स्कीम। इसे कॉमन स्कीम के नाम से जाना जाता है और ये ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये स्कीम ऐसे ही चल रहा है। इसके साथ पैरेलल एक और स्कीम आ गया है जिसे बोलते हैं मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क। इसमें आप एक की जगह पर मल्टीपल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर ओपन करा सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उस स्कीम में से 100% इक्विटी फंड वाला भी स्कीम चूज कर सकते हैं। यानी ये काफी हद तक म्यूचुअल फंड की तरह हो गया। एक और चेंज पॉइंट है, ये जो फंड मैनेजर्स हैं उनको जब आप पैसा देते हो तो पहले जो कॉमन स्कीम है उसमें ये रूल है कि वो मैक्सिमम 0.03% तक ही आपसे फीस चार्ज कर सकते हैं आपके अमाउंट के ऊपर। लेकिन अब ये मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क में ये बढ़ करके 0.3% हो गया है। यानी अगर आप मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क एमएसएफ के साथ जाते हो तो आपका फंड मैनेजर 0.3% तक का फीस डिडक्ट कर सकता है। और ये जो नया फ्रेमवर्क है एमएसएफ का, इसमें लॉक इन पीरियड सिर्फ 15 साल का है। 15 साल बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो सकता है, उसके बाद आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गई सारी जानकारी पुराने एनपीएस और नए एनपीएस के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने मन में मत रखिए, कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर कमेंट में करूंगा या फिर हो सके तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके डाल दूंगा ताकि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले अपलोड होते ही आपके नोटिफिकेशन में आए और उसे देख करके आप अपना फायदा करा सके। और ऐसे ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक भी पहुंचता रहे, इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर दीजिए। अभी के लिए चलता हूं, जल्द ही नए टॉपिक पर नया वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत ही ज्यादा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।